इंटरनेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी झारखंड और यह है कार्यक्रम पलामू दर्शन। दोस्तों, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हमारे देश ने आजादी के 76 साल पूरे किए हैं। पिछले 76 सालों में हमारे देश ने हर सेक्टर में अपना परचम लहराया है। चाहे वो हम शिक्षा की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, हेल्थ की बात करें, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर सेक्टर में भारत ने एक बेमिसाल तरक्की पाई है। लेकिन एक सवाल, आजादी के 76 साल बाद भी अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हैं, ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो आज भी जरूरत है उन कमियों को देखने की और उन कमियों को दूर करने की। तो आज के इस पलामू दर्शन कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे मेहमान जो जिनसे बातचीत होगी आज पलामू की शिक्षा स्तर के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण पाठक सर जो कि शिक्षक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शशि रंजन जी, वो भी शिक्षक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभिलाषा मिश्रा और हमारे साथ मौजूद हैं श्रुति जी। तो दोस्तों, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि पलामू में आखिर शिक्षा के स्तर को ये कैसे देखते हैं और शिक्षा के स्तर को उनको कैसे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसे ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सवाल मैं शशि रंजन जी से लेना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा शशि रंजन जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर पलामू की मौजूदा शिक्षा स्थिति क्या है। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि डाल्टनगंज दूरदर्शन ने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया है। और जहां तक सर आपका प्रश्न है कि पलामू में शिक्षा की स्थिति क्या है, तो पलामू की शिक्षा की स्थिति या भारत की संपूर्ण ग्रामीण इलाकों की स्थिति आप देखेंगे तो कमोबेश एक जैसा पाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सेंसेक्स के अनुसार 2011 के अनुसार यहाँ का जो साक्षरता दर है वो 65% के आसपास में है। और पलामू जैसा रीजन जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी उस तरह से नहीं हुए हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उस तरीके से नहीं हुए हैं, यहाँ पर सुदूर पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं और ग्रामीण इलाकों में जैसे बढ़ते हैं वहाँ पर शिक्षा की स्थिति लगातार आप खराब देखते चले जाते हैं। इसका कारण मैं जहाँ तक मान पाता हूँ कि आज भी शिक्षा के प्रति जागरूकता का ना होना है। और इसके लिए किया जा सकता है कि इसके लिए अभिभावकों को इस तरह से जोड़ा जाए स्कूल से कि वो बच्चों को भेजे, बच्चों को इस तरह से स्कूल में जोड़ा जाए कि उनको आना अच्छा लगे। बच्चे इसलिए नहीं आए कि उन्हें मिड डे मील मिलता हो, बच्चों रोचक शिक्षा के को रोचक बनाया जाए, प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, अच्छे टीचर्स रिक्रूट किए जाएं, शिक्षकों की सुविधाओं को भी थोड़ा बढ़ाया जाए। जैसे सरकारी स्कूलों में भी मैं समझता हूँ कि बस की फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि सुदूर इलाके हैं, दूर जाना है तो वहाँ पर वो जा सके। और यहाँ पर देखेंगे कि कई आदिम जनजातियां के भी लोग हैं जहाँ पर शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, 1% 2% तक है। तो वहां तक हमें पहुंचने की जरूरत है, उनको महसूस कराने की जरूरत है कि शिक्षा से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उसमें कहां तक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप देखें सेंसस के हिसाब से तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कि 26 करोड़ जो 5 से 14 साल के बच्चे हैं उसमें 4% चाइल्ड लेबर्स हैं। और पलामू में भी आप देखेंगे चाइल्ड लेबर्स हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा घर से निकल कर अगर 2 रुपया कमा लेता है वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन वो बच्चा बड़ा होगा और अनस्किलफुल रह जाएगा, अनएजुकेटेड रह जाएगा और जीवन की रेस में काफी पीछे चला जाएगा। इस कारण से मुझे लगता है कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो शिक्षा के लिए या सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हो शिक्षा के लिए, उन दोनों को ये मानने की जरूरत है कि ये बच्चा
देश का बच्चा है और इनके लिए हम काम कर रहे हैं। एक ये बच्चे जो बड़े होंगे और एक दिन देश का भविष्य तैयार करेंगे। भारत ने कई मुकाम हासिल किए हैं। आज ही हम लोग 23 अगस्त को चंद्रयान-3 हमारा पहुंचने वाला, लैंड होने वाला है। भारत में IITs, IIM, एम्स जैसे कॉलेजेस हैं। आप देखेंगे लगातार डेवलपमेंट हुआ है। पलामू में भी डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं हुआ। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत में कई स्कूलों को जोड़ा गया है। तो लगातार काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। उस जागरूकता को और बढ़ाने की जरूरत है और पेरेंट्स को स्कूल से कनेक्ट करने की जरूरत है। बच्चों को स्कूल से कनेक्ट करके रोचक बनाने की जरूरत है पढ़ाई को। जी, ये बहुत अच्छी बात शशि जी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि गार्जियंस को आगे आने की आवश्यकता है। मैं कृष्ण जी से जानना चाहूंगा, आखिर हमारी सरकार से कमी कहाँ रह जा रही है? हम मिड डे मील उनको प्रोवाइड कर रहे हैं विद्यार्थियों को, हम उनको फ्री ड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके लिए किताबें मुफ्त प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी फ्री फैसिलिटीज हैं जो स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं, लेकिन कमी आपकी नजर में क्या रह जा रही है जो हम बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? ऐसे हमारी सरकार अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है कि हम अपने राज्य में, अपने जिला में अब शिक्षा के स्तर को हम बहुत ही अच्छा कर सकें, उसके स्तर को उन्नत कर सकें। परंतु जैसा कि सर आपने कहा कि सब कुछ देने के बाद भी सरकार सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है सरकार को। और बच्चे, देखा जा रहा है कि आज सरकारी विद्यालयों में वो ड्रेसेस को पहन करके, यूनिफॉर्म को पहन करके आ रहे हैं। सरकार अपने स्तर से उनको मिड डे मील के माध्यम से उनको हर तरह से पोषण युक्त भोजन भी प्रदान करा रही है। और क्योंकि ग्रामीण परिवेश होने के कारण यहाँ बहुत ही लोगों को कई तरह से, कई कारणों से जूझना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान अपने रोजी रोटी के लिए और खाने के लिए इसकी चिंता होती है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से मेरा बच्चा भी मेरे साथ आए और मेरा सहयोग करे, जिससे कि हम अपने 2 जून की रोटी को, अपने 2 समय के भोजन को प्राप्त कर सकें और हम इसमें हमारा जो है कि सहयोगी बने। तो इस तरह से शिक्षा के महत्व को ज़्यादा वो नहीं समझ करके वो प्रयास ये करते हैं कि किसी तरह से हमारा परिवार सही तरह से चले। तो इसलिए वो सब सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा दिए जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल में जाने से वंचित हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे शिक्षा को के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, कारण कि उनके घर परिवार के लोग उस महत्व को समझाने का प्रयास ही नहीं करते। वो उन्हें यह बताना नहीं चाहते कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने जीवन स्तर को हम किस प्रकार सुधार सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि घर में जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को इस कार्य में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाना चाहिए। तभी जहाँ तक कृष्ण जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, जहाँ तक अभिभावकों के योगदान का सवाल है, अगला सवाल मैं अभिलाषा जी से लेना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिन्हें ये लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए ड्रेस उन्होंने खरीद दिया, उनके लिए किताबें उन्होंने खरीद दी, शिक्षा से रिलेटेड जो उनको सामान की आवश्यकता है उसकी खरीदारी उन्होंने कर दी। तो क्या उनका इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों के लिए ड्रेस खरीद देना और किताबें खरीद देना? क्या इससे बढ़कर भी उनका कुछ योगदान होना चाहिए अपने बच्चों के लिए? जी जरूर, आपका पूछना चाहिए सर कि अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ यूनिफॉर्म खरीद दे रहे हैं, किताबें खरीद दे रहे हैं, यहाँ से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। वो एक है कि आपकी जिम्मेवारी है कि उनको यूनिफॉर्म देना चाहिए, किताबें देनी चाहिए, वो अच्छी बात है, आपने उनको दिया। लेकिन अगर आप उनसे जुड़े नहीं रहिएगा, आप उनको पढ़ाई के प्रति है या शिक्षा के प्रति है जागरूक नहीं कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेंगे कि अगर बच्चा आपका विद्यालय गया, लौटता है और ये फिर आप जिम्मेवारी आपका खत्म हो जाता है कि हाँ हमने बच्चों को किताब दे दिया था, बच्चे गए पढ़कर आ गए, नहीं, वहाँ आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। अभिभावक हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय से आया, आप उनको गृह कार्य क्या मिला है उसमें देखेंगे, आपके शिक्षक ने आपसे कैसे बात की, क्लासरूम में आपका वातावरण कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, आपके साथ के आपके दोस्त कैसे हैं,
वो सारी चीजें भी अभिभावकों को जानना होगा। ये उनका योगदान होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फैसिलिटी बच्चों को दे देने से ऐसा नहीं है कि आप जिम्मेवारी से आप मुक्त हो गए। जब तक इन चीजों पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, वो आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होगी। आपका बच्चा, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, हम क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फैसिलिटी का उनको मिल गया कि हाँ यूनिफॉर्म है, बुक्स है, सारे कुछ मिल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर उससे अभिभावक जुड़े होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा है जिनके पास किताबें बहुत कम है, फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर वो अपने अभिभावक की वजह से, क्योंकि उनके अभिभावक जागरूक हैं, इसकी वजह से जो है वो उन लोगों से, उन बच्चों से आगे हैं। हमने क्लासरूम में भी देखा है अपने बच्चों को। तो एज ए शिक्षक हम यही कहेंगे कि जो अभिभावक हैं वो जितना ज्यादा अपने बच्चों से जुड़े रहेंगे, उनकी हर, कह सकते हैं कि एक्टिविटी पर, क्या आपका बच्चा कर रहा है, किससे अच्छा आप दोस्त भी बना रहा है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि उनके दोस्त कैसे हैं। अगर इन चीजों से आप नहीं जानेंगे और बच्चों से अटैच नहीं रहेंगे, तो आपकी अगर ये सोच है कि हम उनको ये चीज दे दिए तो ये सही हो गया, ये सही नहीं है सर हमारे अनुसार। ये जी बिल्कुल, अभिभावकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है विलासा ने बताया कि आप आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं हो जाते। केवल उनके फीस को भर के, उनके लिए बुक्स और ड्रेस को खरीद के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपको उनको, उनके कंसंट्रेशन को भी देखना है कि वो कैसे कंसंट्रेट करें और किस तरह से आप प्रयास करें कि उनका कंसंट्रेशन आप एजुकेशन की तरफ ले जाएं। मैं अगला सवाल श्रुति जी से लेना चाहूंगा कि जहां तक कंसंट्रेशन भंग होने की बात है, मोबाइल भी एक अच्छा रोल प्ले करता है उनके कंसंट्रेशन को तोड़ने में। जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज के समय में मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जिनका प्रयोग वो जन्म से ही करने लगता है। उसे पता है कि हाँ मोबाइल का प्रयोग कैसे करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं शिक्षा पर, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उस पर भी पड़ रहा है। हम प्राचीन समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमारे पहले गुरु सिर्फ एक होते थे, जो हमें जो भी जानना है, हमारे विचारों को, जो भी प्रश्न है हमारे, उसका उत्तर हमारे गुरु देते थे। चाहे वह किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे कोई भी बात हो, हमें गुरु से ही प्राप्त होता था। पर आज का दौर बदल गया है। आज का दौर मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ गया है। बच्चे अब सिर्फ गुरु शिक्षक से ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि वह फोन का यूज कर उससे भी सीख रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ बच्चे हैं, या ये ऐसा कह सकते हैं कि आज के समय की जो चीजें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया जो जुड़ गए हैं, जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उससे जुड़ने के कारण वो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और मोबाइल का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। अब कोरोना काल के समय में भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। कहीं ना कहीं विद्यालय का बंद होना शिक्षा का स्तर को भी गिराता है, और कहीं ना कहीं बच्चे हैं जो मोबाइल से ज्यादा जुड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से अब स्कूल खुलने के बावजूद भी बच्चे जानते हैं कि हाँ हमें प्रयोग मोबाइल का करना है। फिर उसमें गेम्स होते हैं, लोग अब इंस्टाग्राम है, टिकटॉक यूज करते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा रुचि दे रहे हैं और अभिभावक भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हाँ मेरा बच्चा है, मोबाइल का प्रयोग शायद पढ़ाई के लिए कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ध्यान देने के लिए कहीं ना कहीं वह छूटते जा रहा है, उनका वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ रहा है। और अगर इसी तरह अगर हम इन चीजों पर, चकाचौंध की चीजों पर ध्यान देते रहेंगे, तो हमारा जो स्तर है शिक्षा का वो और गिरते जाएगा। लेकिन हम मोबाइल को गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई जानकारियां हैं जो हमें मोबाइल के थ्रू मिलती है। अब जैसे कोरोना काल में विद्यालय बंद हुआ तो हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया, तो इसका परिणाम गलत भी नहीं है। पर हाँ, अगर किसी चीज का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं और अपनी हानि के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमें साफ दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं बच्चों में मोबाइल का दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है। पर हम चाहेंगे कि आप सभी मोबाइल का सही प्रयोग करें, क्योंकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, तो इसके लिए हम युवा को ही आगे होना होगा। जी हाँ, श्रुति जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप डिजिटल एजुकेशन का प्रयोग कर अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए वाइटल है। कोरोना के बाद जो हम लोगों ने स्थिति देखा, पूरे कोरोना काल में देश जिस तरह से त्राहिमाम कर रहा था, हर कुछ बाधित था, लोगों को जीवन जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। तो उस वक्त डिजिटल जो प्लेटफॉर्म थे बच्चों के लिए, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर, उसका प्रयोग कर बच्चों को पढ़ाया गया, उनकी शिक्षा को लगातार जारी रखा गया है। लेकिन मेरा जो अगला सवाल होगा वो होगा शशि जी से कि क्या डिजिटल एजुकेशन, इसकी वजह से बच्चों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और अगर ये फायदा हुआ तो आज के समय में बच्चों के लिए ये किस तरह से एक
वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ है सर कि किसी भी चीज़ के दो परिप्रेक्ष्य होते हैं, फायदे भी होते हैं उसके, नुकसान भी होते हैं। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, स्कूल का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वर्चुअल एजुकेशन देना और एक बच्चे को आ करके बुला के पढ़ाना, बच्चा वहाँ सिर्फ मैथ पढ़ने नहीं आता है, साइंस पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, वो कई बच्चों से मिलता है, वो समाज से जुड़ता है, वो कई भाषाओं से को देखता है, उन लोगों के साथ बैठ करके एक टीम भावना का विकास करता है, सोसाइटी को पहचानता है। तो ये जो चीजें हैं वो वर्चुअल एजुकेशन में नहीं मिल सकती हैं, पहली चीज। दूसरी बात, वर्चुअल एजुकेशन एक स्तर पे बहुत अच्छा भी है, जो इसको हम लोग डिजिटल एजुकेशन कह रहे हैं, वो अच्छा भी है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके कारण से दूरस्थ जो जगह है वहां पर एजुकेशन पहुंच पा रहा है। दूसरी चीज जहां तक मुझे लगता है और मैं जहां तक इसका प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि डिजिटल कंटेंट मेनली लीक प्रूफ रहते हैं, जो बनाए गए हैं कंटेंट वो प्रूव्ड हैं, वो सही रहते हैं। इसका प्रयोग टीचर्स करते हैं। अगर आप स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को इंटरनेट के थ्रू बता रहे हैं, जो डिजिटल कंटेंट है उनका यूज कर रहे हैं, तो शिक्षक कहीं पे लैग कर रहे हैं, वो चीजों से वो दूर कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पर फोकस करना है। एक टॉपिक उठाया हमने तो उसमें कहाँ पर मुझे फोकस करके बताना है, कहाँ तक हम ले जा सकते हैं इसको, कहाँ पर नहीं जाना है ज्यादा, कंप्लीटली वहां तक उनका क्लासेस बहुत अच्छे से चल सकता है। और इससे बच्चों को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो विजुअल्स जो इफेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। बच्चे जो देख कर सीख पाते हैं, वो आप सपोज आप कोई एक कॉन्सेप्ट साइंस का आप बता रहे हो, उसको बताने के दौरान आप उसको इमेजिनेशन करने के कह रहे हो कि सपोज आप सेल का एक इमेजिनेशन करो कि उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, उसमें गोल्जी बॉडी ऐसा होता है, बट आप उसका एक विजुअल दिखा देते हो तो बच्चा अच्छे से अपने दिमाग में इंप्रेशन बना लेता है। तो डिजिटल एजुकेशन बहुत अच्छा है, क्रांतिकारी है, ये चेंजेस ला रहा है, सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहा है, सब तक शिक्षा पहुंच रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली हम उसी पे डिपेंडेंट हो जाए। अगर उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो मुझे ये कंप्लीटली सिस्टम ये फेल्यूर हो जाएगा। स्कूल का कोई अल्टरनेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, जहां तक ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, डिजिटल एजुकेशन बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन शशि जी ने जो बात कही वो बहुत ही अच्छी बात कही कि स्कूल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। स्कूल में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, एक दूसरे से मिलता है, शिक्षकों से मिलता है, बच्चों से मिलता है। और जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो हर कम्युनिटी से आते हैं, और हर कम्युनिटी से जब बच्चा आता है तो पूरा का पूरा भारत दर्शन एक स्कूल में होता है, जहाँ बच्चे को सीखने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। कृष्णा जी से मैं जानना चाहूंगा, कृष्णा जी, क्या संस्कार में कमी देखने को मिल रही है आजकल बच्चों में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनकी शिकायत होती है कि बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं, दे आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क्स, टाइम पे कर रहे हैं, और कुछ गार्जियंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा करके ह्यूमन नहीं रोबोट बनाए जा रहे हैं, जो बाद में चल करके ह्यूमन बॉम्ब बन जाते हैं। तो संस्कार की कमी है क्या? जी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें और देखें तो बच्चों में कुछ ज़्यादा इस तरह से आप कह सकते हैं कि उदंडता कुछ हद तक बढ़ गई है। बढ़ने का कारण कई कारण हो सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो जो अभिभावक गण हैं उनको हम कहेंगे कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते। आज की ये स्थिति बन गई है, भागम भाग की जिंदगी बन गई है। लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के पास वो समय नहीं दे पा रहे हैं। वो बच्चों से पूछ नहीं रहे हैं कि हाँ तुम आज क्या पढ़ाई किए हो, आज कोई अच्छा काम बताओ जो तुम किए हो। इस तरह से इंटरेक्शन, बच्चों के बीच संवाद आज हम देख रहे हैं कि माता पिता दोनों की ही लगभग शून्य होते जा रही है। और अगर उनको समय मिलता भी है तो कई तरह के कार्य, घर के कार्य हैं, वो फिर ज़्यादा समय वो डिजिटली भी हम देखते हैं कि मोबाइल में उनके माता पिता भी ज़्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, और उसके कारण बच्चे कहीं ना कहीं अपने माता पिता के इमोशनल टच से, जो उनका भावनात्मक लगाव होना चाहिए, जो बच्चों के प्रति माता पिता का जो कर्तव्य होना चाहिए, जो भावनात्मक रूप से उन्हें प्रदान करना चाहिए उन्हें, वहाँ कमी रह जा रही है। अच्छा, वो स्कूल में भी जा रहे हैं
तो स्कूल में भी उस तरह की नैतिक शिक्षा उनको लगभग शून्य है। वहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों को सीख रहे हैं और भी कई तरह के कार्य कर रहे हैं, वो कई तरह की एक्टिविटी में भी शामिल हो रहे हैं और खेल कूद भी कर रहे हैं, परंतु संस्कार में कहीं न कहीं हर जगह से कमी उनको मिल रही है। न उनको परिवार से उस तरह का पोषण प्राप्त हो रहा है संस्कार को पूरा करने के लिए, और न ही उनको स्कूल में इस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो हमारा कहना है कि बच्चों का दोष इसमें नहीं है। अगर उनकी उद्दंडता बढ़ रही है तो कहीं न कहीं हम और आप ही इसके जिम्मेवार हैं। अतः हम सबको उनके प्रति इमोशनली टच होकर के, उनके प्रति भावनात्मक लगाव रख करके, अपने कर्तव्य का निर्वहन करके तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे हमारे आज के परिवेश में उद्दंड है, आज के परिवेश में वो संस्कारहीन है या संस्कार युक्त है। इसमें हमें पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। जी बिल्कुल। चलिए अगला सवाल मैं श्रुति जी से लेना चाहूंगा। श्रुति जी, आज के परिप्रेक्ष्य में को एजुकेशन का क्या महत्व है बच्चों के लिए? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भारत ब्रिटिश सरकार से गुलाम था तो महिलाओं की शिक्षा की संख्या बहुत कम थी। जब आज़ादी हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, तो जब शिक्षा के तरफ ध्यान दिया गया तो हमने देखा कि 1% महिलाएं हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई थी। फिर ऐसे कानून बनाए गए, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। उसके बाद ध्यान दिया गया उनके लिए विद्यालयों की व्यवस्था की गई। उसके बाद ध्यान दिया गया कि हाँ, साथ में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। तो जब विद्यालय में चाहे वो बालक हो या बालिका हो, तो उनको साथ में पढ़ाने पर ध्यान दिया गया। कहीं न कहीं इसके फायदे बहुत हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं पहले हमारे समय में पहले क्या होता था कि महिलाओं को पढ़ाने के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें आगे नहीं किया जाता था। एक दायरा बनाया गया था कि जो घर की लड़कियां हैं वह घर के काम-काज को सीखती हैं, और जो घर के बालक होते हैं, पुरुष होते हैं, वो विद्यालय जाते हैं, वो बाहर के कार्य करते हैं। पर कहीं न कहीं शिक्षा के माध्यम से इन जो पुरानी परपंचों को तोड़ा गया है। आज चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, सभी विद्यालय जा रहे हैं, एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और कहीं न कहीं इनके फायदे हैं क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। आज हम अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं देखते हैं कि ऐसी कई जगह पर हैं जहाँ पर महिलाएं आज आगे हैं, और कहीं न कहीं इसका फायदा ये भी हो रहा है कि वो बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, वो जान रहे हैं, चाहे वह समानता उनको अपने पता चल रही है, वह जान रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें अपने साथ, किस प्रकार साथियों के साथ रहना है, या जुड़ाव उनका है जो बढ़ते जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव हम देखते हैं कि जब हम बालक और बालिकाओं दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं तो इसका असर दिखाई देता है। जो लैंगिक असमानता थी वह कम हो रही है, बच्चे जान रहे हैं, एक दूसरे को वो समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसकी भागीदारी बहुत ही बेहतर है। चलिए मैं जल्दी से अभिलाषा जी का संदेश ले लेता हूँ। अभिलाषा जी, आपका संदेश दर्शकों को। मेरा यही संदेश है दर्शकों के लिए कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपया अपने बच्चों, जैसे कि मेरा सर का सवाल भी था कि अभिभावक कितना बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो मैं इसी ऊपर आप सबको संदेश दूंगी कि कृपया कर आप सभी अपने बच्चों से जुड़िए, उनको पढ़ाई के साथ संस्कार। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेवारी से खत्म हो गए, उनको जो भी दे रहे हैं उनसे कृपया जुड़िए। और शिक्षा का हो या कोई भी चीज हो, आपके बच्चे जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा ठीक है, वो ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप प्लीज उनसे जुड़िए और शिक्षा के साथ साथ जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उनको उनके आगे बढ़ने में आप मदद करिए। यही मेरा संदेश है। जी श्रुति जी, आपका संदेश। मैं यही कहना चाहूंगी कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। चलिए तो आज के इस चर्चा में हम जितने भी मेहमान हमारे बीच आए, जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी बातें दर्शकों को और जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको बताया, मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ अपने प्यारे विद्यार्थियों को और खासकर अभिभावकों को कि शिक्षा एक प्रसाद है जो कि बच्चों का अधिकार, उनको मिलना चाहिए। शिक्षा कोई महंगी डिश नहीं है जिसे हम जो आज स्कूल के बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं, जैसे वो 5 स्टार के बिल्डिंग हो, 5 स्टार होटल की जैसे बिल्डिंग्स आज हम देख रहे हैं। तो शिक्षा को हमें इस तरह से ना बना दे हम कि वो उन स्कूल में ही केवल मिले। ये सबका अधिकार है, राइट टू एजुकेशन सबका है और ये सबको मिले। तो चलिए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आप सभी जो हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।